हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डिविडेंड डिसीजंस। जो हम फाइनेंशियल डिसीजंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमने चैप्टर शुरू किया था, उसके अंदर हमने फाइनेंशियल डिसीजंस हमने किए थे। पहला हमने किया था इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, जिसमें हम ये देखते थे कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी चाहिए, कहाँ पे नहीं करनी चाहिए, कैश फ्लो पोजीशन, रिस्क को ध्यान में रख के। फिर हमने पढ़ा था इन फाइनेंसिंग डिसीजन की हमने फाइनेंस कौन कौन से सोर्स से किस रेशियो में जनरेट करना चाहिए जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल रहेगा। आज हम इसका थर्ड और लास्ट करेंगे डिविडेंड डिसीजंस। अब डिविडेंड का मतलब आपको पता है कि क्या होता है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो एक तरह से कंपनी के डिफैक्टो ओनर्स होते हैं, तो उनको अपने इन्वेस्टमेंट पे कुछ ना कुछ रिटर्न मिलने चाहिए, जिसे हम बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू डिविडेंड। जो भी उन्होंने हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है शेयर्स खरीद के, तो उन्हें पर शेयर कुछ ना कुछ रिटर्न मिलती है हर शेयर पे, तो उसे हम बोलते हैं डिविडेंड। ये आपने पढ़ी रखा है +1 क्लास में। तो अब हम शुरू करते हैं। प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द वेरियस पार्टीज। जो भी फर्म प्रॉफिट अर्न करती है उसको डिफरेंट पार्टीज में बांटा जाता है। अब कौन सी वो पार्टीज होती है? क्रेडिटर्स को इंटरेस्ट मिलता है, एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिलती है, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है, डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट मिलता है। तो सभी इन्वेस्टर्स को फर्म से कुछ ना कुछ मिलता है प्रॉफिट में से। तो जो सरप्लस प्रॉफिट होता है वो अब कंपनी को देखना पड़ता है कि वो शेयर होल्डर्स में डिविडेंड के रूप में बांट दें या फिर अपने पास रिटेन्ड अर्निंग्स के रूप में अपने पास रख लें, जिससे कि उसे री इन्वेस्ट किया जा सके आगे फ्यूचर के लिए। तो डिविडेंड डिसीजन हमें क्या समझ में आया कि डिविडेंड डिसीजन में हमें क्या सोचना होता है कि जो कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है पिछले साल के बिजनेस करने से या इस साल ये बिजनेस करने में, अगर मान लो जो 20 करोड़ का प्रॉफिट है तो उसे किस तरीके से यूटिलाइज़ करना चाहिए कंपनी को। उसे शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए डिविडेंड के रूप में, या फिर कंपनी को अपने पास रखना चाहिए फ्यूचर में री इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से। तो ये है डिविडेंड डिसीजंस। अब हम आगे पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजंस। पहला पॉइंट है इसका अर्निंग का। डिविडेंड जैसे आपको पता है कि करंट ईयर या प्रीवियस ईयर की अर्निंग से पे किए जाते हैं। अगर कंपनी की फर्म्स की जो अर्निंग है वो अगर ज़्यादा है तो कंपनी आराम से ज़्यादा डिविडेंड पे कर सकती है। अगर कंपनी की अर्निंग कम है, लॉसेस ज़्यादा रहे हैं, प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हुए हैं, तो उस केस में उन्हें डिविडेंड बहुत कम पे करना चाहिए या फिर ना ही पे करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर उनके लॉसेस ज़्यादा हो रहे हैं तो। क्योंकि अर्निंग अगर होगी तो ही आप पे कर पाओगे, अगर अर्निंग ही नहीं होगी तो पे कहाँ से करोगे? क्योंकि सबसे पहले आपको सैलरी पे करनी है, इंटरेस्ट पे करना है, उसके बाद में अगर कुछ प्रॉफिट बचता है तो आपको डिविडेंड पे करना है। तो अर्निंग आपकी इस कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप पे कर सको। फिर नेक्स्ट पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स का। जो आपकी अर्निंग है उसमें स्टेबिलिटी कितनी है। अगर आपकी कंपनी है स्टेबली अर्निंग अर्न कर रही है तो वो आप हाई डिविडेंड पे कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी कंपनी की जो अर्निंग है वो अनस्टेबल है, मतलब कि जैसे कभी 2 करोड़ थी, कभी 20 लाख पे आ गई, कभी 5 लाख, कभी लॉस हो गया, फिर 5 लाख, फिर 20 करोड़ हो गया, तो उस केस में आपकी अर्निंग अनस्टेबल है, एक फिक्स रेट पे नहीं हो रही है, हर साल सेम नहीं हो रही है। तो उस केस में आप कोशिश करोगे भी जो आपकी अर्निंग्स है, जो आपका डिविडेंड है वो आप कम पे करोगे। मैंने गलती से यहाँ पे लो रेट ऑफ अर्निंग्स लिख दिया यहाँ पे, लेकिन डिविडेंड आएगा यहाँ पे। अगर हमारी स्टेबल अर्निंग है कि हमें पता है कि हर साल हमारी इतनी अर्निंग हो रही है, तो ही हम डिविडेंड हाई लेवल पे कर सकते हैं। अगर हमारी अर्निंग अनस्टेबल है या स्टेबल नहीं है तो उस केस में हमें लो डिविडेंड ही पे करना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कैश फ्लो पोजीशन का। जो डिविडेंड होता है वो नॉर्मली पेमेंट कोई भी करनी हो हमें तो हमारे पास इनफ्लो भी होना चाहिए कैश का, क्योंकि जो पेमेंट होती है डिविडेंड की वो एक तरह से आउटफ्लो ऑफ कैश होती है। कंपनी हाई रेट ऑफ डिविडेंड सिर्फ तभी पे कर सकती है, डिक्लेयर कर सकती है, जब उनके पास सरप्लस कैश होता है। सरप्लस का मतलब वही होता है कि जो एडिशनल कैश होता है जिन्हें फिलहाल अभी उनकी ज़रूरत नहीं है। अगर कभी शॉर्टेज ऑफ फंड्स होती है तो बिजनेस को या कंपनीज को लो रेट ऑफ डिविडेंड पे करना चाहिए ना, या फिर नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर सरप्लस कैश नहीं है तो वो पे कहाँ से करेंगे? पे ही नहीं कर पाएंगे, पेइंग कैपेसिटी इनके पास होगी ही नहीं। तो कैश फ्लो पोजीशन एक बहुत मेन फैक्टर होता है कि अगर आपकी कैश फ्लो है, कैश फ्लो पोजीशन का मतलब होता है कि आपके रेगुलर इंटरवल्स पे कैश इनफ्लो हो रहा है तो ही आपको पे करना चाहिए, सरप्लस कैश है तो। फिर नेक्स्ट है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। अगर आपकी कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं कि जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो उस केस में आपको डिविडेंड पे नहीं करना चाहिए, रिटेन्ड अर्निंग रखनी चाहिए। और अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट प्रपोजल नहीं है तो उस केस में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स को। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं कि स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी को फॉलो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनसे शेयर होल्डर, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, उनकी
सेटिस्फेक्शन होती है और रेपुटेशन कंपनी की शेयर मार्केट में बढ़ती इंप्रूव होती है। तो डिविडेंड पर शेयर जो होता है वो बदला नहीं जाता है कि अगर चेंज इन अर्निंग्स इज स्मॉल एंड और सीम्स टू बी टेम्परेरी इन नेचर। अगर जो अर्निंग में चेंज आ रहा है वो स्मॉल है या फिर टेम्परेरी इन नेचर है तो स्टेबल डिविडेंड की पॉलिसी फॉलो की जाती है। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम डिविडेंड पे कर रहे हैं, 2 रुपये पर शेयर पे कर रहे हैं और हमारा जो प्रॉफिट है हमारा 1 साल के लिए या 1 साल में 6-7 महीने के लिए ही हमारा जो प्रॉफिट है डिप कर रहा है, बाद में परमानेंटली ठीक रहेगा या कोई चेंज जो आया है, अगर नेगेटिव को चेंज आया है वो बहुत छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो उस केस में भी कंपनी स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड की पॉलिसी को फॉलो कर सकती है, नहीं तो नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने को बताया कि अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो उस केस में लो डिविडेंड ही पे करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा किसी भी कंपनी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स। किसी भी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी डिफेक्टो ओनर्स होते हैं, तो उनकी प्रेफरेंस को भी ध्यान में रखना चाहिए। अब कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं कि जो अगर रिटायर्ड होते हैं, जैसे कि 60 साल से ज़्यादा के लोग होते हैं और मिडिल क्लास शेयर होल्डर्स होते हैं, तो उन्हें क्या चाहिए होता है कि उन्हें अपनी रेगुलर इनकम चाहिए होती है, तो उन्हें चाहिए डिविडेंड, तो वो डिविडेंड ज़्यादा पे करेंगे। अगर कि उस कंपनी के शेयर होल्डर जो है या तो मिडिल क्लास लोग हैं या फिर अगर रिटायर्ड पीपल हैं, तो उनके लिए डिक्लेयर करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा डिविडेंड को। अगर किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर जो है यूथ ज़्यादा है, तो उस केस में यूथ को क्या चाहिए, यूथ को चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का उनका मोटिव होता है। वो उन्हें आज पैसा नहीं चाहिए, उन्हें कल मिल जाए तो भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि कल कैपिटल गेन चाहिए उन्हें, रेवेन्यू नेचर गेन उनको नहीं चाहिए। तो वो रिटेन अर्निंग्स नहीं रखेंगे, मतलब रिटेन अर्निंग्स रख लेंगी कंपनी और कम डिविडेंड पे करेंगे। अगर उसके जो कस्टमर्स हैं, जो उसके शेयर होल्डर्स हैं, वो यूथ अगर ज़्यादा है तो वो डिविडेंड कम पे करेंगे और रिटेन अर्निंग्स ज़्यादा रख लेंगे। फिर नेक्स्ट है टैक्सेशन पॉलिसी। अगर टैक्स रेट हायर है तो कंपनी कम डिविडेंड पे करेगी। क्यों पे करेगी? क्योंकि टैक्स रेट में जितना खर्चा हो जाएगा, टैक्स पे जितना ज़्यादा पे करेगी उसी के बदले में उतना ही डिविडेंड पे कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? अगर आप एक गुब्बारे को पकड़ोगे, उसमें पानी भरोगे या फिर हवा भरोगे, अगर आप एक साइड से दबाओगे ना, दूसरी साइड से फूल जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप टैक्स ज़्यादा पे करोगे तो वो डिविडेंड पे करने के लिए पैसे उनके पास कम बच जाएंगे। तो अगर टैक्स रेट अगर कम हो जाएगा तो वो डिविडेंड ज़्यादा पे कर सकते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट कंसिडरेशंस। अगर सिक्योरिटीज़ की ज़्यादा डिमांड है कंपनी की जो सिक्योरिटीज़ है, सिक्योरिटीज़ का मतलब है शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, अगर उसकी कैपिटल मार्केट में थोड़ी ज़्यादा डिमांड है तो कंपनी को मोर डिविडेंड पे करना चाहिए। और रिस्क बल्कि बाय अप्रोचिंग कैपिटल मार्केट वो कैपिटल रेज भी कर सकती है, लोन लेके कैसे भी कर सकती है, वो पैसा जनरेट करके डिविडेंड ज़्यादा पे करना चाहिए उनको। लेकिन अगर उनकी जो एक्सेस है या जो उनकी अप्रोच है वो नहीं हो पा रही कैपिटल मार्केट से, तो कंपनीज को कम डिविडेंड पे करना चाहिए और रिजर्व को रिटेन्ड अर्निंग्स के रूप में यूज़ करना चाहिए री इन्वेस्टमेंट के तरीके से। हालांकि अगर कंपनी के पास एक्सेस है कैपिटल मार्केट की, वो कैपिटल मार्केट से पैसा जनरेट कर सकती है, तो तभी सिर्फ उन्हें डिविडेंड ज़्यादा पे करना चाहिए। और अगर एक्सेस नहीं है तो उन्हें कम रेट से ही काम चलाना चाहिए और रिटेन्ड अर्निंग्स के रूप में री इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है लीगल रिस्ट्रिक्शंस। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग हर एक कंपनी को कुछ फॉलो करना पड़ता है, नहीं तो वो कंपनी इलीगल मान ली जाएगी और ख़त्म कर दी जाएगी। कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो डिविडेंड्स हैं उन्हें उनकी पेमेंट करनी चाहिए, ना उससे कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन उससे कम नहीं कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ डिविडेंड शुड नॉट अफेक्ट द लिक्विडिटी ऑफ द कंपनी। मतलब कि कंपनी की जो लिक्विडिटी है, जो कैश पोजीशन है, वो भी ख़राब नहीं होनी चाहिए डिविडेंड को पे करने की वजह से। लेकिन अगर जो लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं कंपनी की, जैसे कोई कंपनी बोलते हैं हम तो डिविडेंड पे करते ही नहीं है, 10 साल से हमने पे ही नहीं किया, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। क्योंकि शेयर होल्डर्स हर तरह के होते हैं, तो उनको भी रेगुलर इनकम चाहिए होती है। अगर वो फर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो उनका एक तरह से लीगली राइट बनता है, क्योंकि वो उनकी ही फर्म है, वो उसके ओनर्स हैं। डिफेक्टो ओनर्स बोला जाता है उनको, DEFACTO, डिफेक्टो ओनर्स। ये 2 अलग अलग वर्ड्स हैं, डी अलग है, फैक्टो अलग है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट्स। जब कंपनी लॉन्ग टर्म लोन्स लेती है तो फाइनेंसर कभी कभी रिस्ट्रिक्शन कंस्ट्रेंट लगा देता है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड पे। जैसे मान लो कि मैंने किसी बैंक से लोन लिया है 10 करोड़ रुपए का, तो वो क्या करेगा कि वो चाहेगा कि मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए, चाहे डिविडेंड पे करे या ना करे, मुझे नहीं पता कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जब हम किसी से लॉन्ग टर्म लोन ले लेते हैं तो उस फाइनेंसर का हमारे ऊपर एक तरह से बर्डन या इंटरफेरेंस रह जाती है कि अगर उसका इंटरफेरेंस है कि वो चाहता है कि हम किसी को डिविडेंड पे ना करें,
तो हम नहीं कर सकते हैं, उसके कंस्ट्रेंट्स के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा, हम अपनी मर्जी उसमें नहीं चला सकते हैं। फिर आता है इसका लास्ट पॉइंट जो है स्टॉक मार्केट रिएक्शंस। अगर हम डिविडेंड ज़्यादा पे करेंगे तो उसका इम्पैक्ट जो है पॉजिटिवली पड़ेगा शेयर मार्केट पे या स्टॉक मार्केट पे, और लोग उस चीज़ की जो प्राइस वैल्यू होती है शेयर की वो इंक्रीज़ होने लग जाएगी। अगर हम डिविडेंड पे कम करेंगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा शेयर प्राइस पे, शेयर स्टॉक मार्केट पे, जिससे शेयर प्राइस जो है डाउन जाने लग जाएगा, जो हमारी फर्म के लिए बहुत एक पॉजिटिव सिग्नल नहीं होता है, नेगेटिव सिग्नल होता है। तो ये 11 पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे हमने ये देखना चाहिए। 2 ही डिसीजन लेने होते हैं खाली कि अगर हम डिविडेंड पे करें या रिटेन्ड अर्निंग्स या प्रॉफिट का जो शेयर है रिजर्व बना के अपने पास ही रखते हैं और उसे री इन्वेस्ट करें। ये 2 डिसीजंस हमने इन 11 पॉइंट्स के बेसिस पे लेने होते हैं कि कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, डिविडेंड पे करना ज़्यादा अच्छा रहेगा या रिटेन्ड अर्निंग्स रखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, डिविडेंड डिसीजंस और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजंस। अर्निंग के बेसिस पे अगर अर्निंग ज़्यादा है तो हम डिविडेंड भी ज़्यादा पे कर सकते हैं, अगर अर्निंग स्टेबल है तो भी हम ज़्यादा पे कर सकते हैं। कैश फ्लो पोजीशन अगर रेगुलर इंटरवल पे हो रही है तो भी हम ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा डिविडेंड पे करना चाहिए। ये मैं वो पॉइंट्स बता रहा हूँ कि अगर ऐसा नहीं है तो हमें डिविडेंड कम पे करना चाहिए। अगर हमारे पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है, कोई इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है, तो उसके हम डिविडेंड पे नहीं करना चाहिए। अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है तो हम वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे पैसा लगा के, पैसा हम और कहीं नहीं पे करेंगे, तो उसमें हम डिविडेंड नहीं पे करेंगे। फिर है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। कई बार होता है कि कंपनी को अपनी रेपुटेशन भी देखनी होती है या शेयर होल्डर्स की सेटिस्फेक्शन भी देखनी होती है, तो उस केस में उनको डिविडेंड ज़्यादा पे करना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स, कि शेयर होल्डर्स की पसंद क्या है। अगर वो ज़्यादा रिटायर्ड लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, तो उनको हम डिविडेंड ज़्यादा पे करेंगे। अगर यूथ है तो उन्हें हम डिविडेंड ज़्यादा पे नहीं करेंगे, उनको कैपिटल गेन प्रोवाइड करेंगे। टैक्स रेट अगर ज़्यादा है तो डिविडेंड कम पे करेंगे, टैक्स रेट अगर कम है तो डिविडेंड ज़्यादा पे करेंगे। अगर किसी कंपनी के पास एक्सेस है कैपिटल मार्केट की कंसिडरेशंस की, मतलब कि अगर वो कैपिटल मार्केट से लोन जनरेट कर सकते हैं, पैसा जनरेट कर सकते हैं, तो ही वो ज़्यादा डिविडेंड पे कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं, इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 और इंडियन कंपनीज एक्ट रिवाइज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो प्रोविजंस हैं उनके अकॉर्डिंग भी कंपनी को चलना पड़ेगा कि किस अमाउंट तक वो पे कर सकते हैं डिविडेंड को। लेकिन पेमेंट ऑफ जो डिविडेंड है वो उनकी कैश फ्लो पोजीशन या लिक्विडिटी को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट्स। आपने जिसे कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसे लॉन्ग टर्म लोन लिया है, उसकी कंडीशंस भी नोट डाउन की जाएंगी। वो चाहे तो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि आप डिविडेंड पे ना करें कुछ टाइम के लिए, तो आपको उनके कंस्ट्रेंट्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। फिर लास्ट पॉइंट है स्टॉक मार्केट रिएक्शंस। अगर हम डिविडेंड ज़्यादा पे करेंगे तो मार्केट शेयर जो है, एक शेयर का मार्केट प्राइस जो है शेयर का, वो भी ऊपर जाएगा, क्योंकि उसकी गुड वैल्यू बन जाएगी, उसकी गुड वैल्यू मतलब कि एक तरह से गुडविल उसकी इंप्रूव हो जाएगी। अगर हम डिविडेंड पे नहीं करते हैं तो उस केस में स्टॉक मार्केट जो रिएक्शंस है वो बैड न्यूज़ की तरह काम करेगा, स्टॉक मार्केट पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और उसके शेयर मार्केट जो है नीचे की तरफ जाने लग जाएगी। तो ये तो 11 पॉइंट्स थे, फैक्टर्स थे, जिनके बेसिस पे डिविडेंड डिसीजन या डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन लिए जाते हैं। ये था हमारा अच्छा टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूशन और डिविडेंड डिसीजंस। थैंक यू।